नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश त्यागी। आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य श्रीलंका के अंदर एक बहुत भारी संकट आया हुआ है। वहाँ के प्रेसिडेंट देश को छोड़ के भाग चुके हैं और तमाम मंत्रिमंडल इस समय खतरे का सामना कर रहे हैं। वहाँ पर आपातकाल का घोषणा कर दी गई है, इमरजेंसी लगा दी गई है। स्थिति बहुत नाजुक और गंभीर है, लेकिन हमारे भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आश्वासन दिया है कि श्रीलंका को पूर्ण समर्थन दिया जाए, जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उनको दी जाए। वहाँ पर आज ईंधन का संकट आ गया है, बिजली का संकट आ गया है, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ने की किताबें नहीं हैं, इंक नहीं है, कागज़ नहीं है, ईंधन नहीं है, सब्जी, आटा, दाल जो रोज़ाना इस्तेमाल का सामान है वो बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, गाड़ी चलाना नामुमकिन हो गया है। हर तरफ से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। देखा जाए तो कुछ समय पहले ही इसके इशारे हमें आने लगे थे। श्रीलंका ने चाइना से उधार लिया और अपना एक आइलैंड है जो सदर्न टिप पे है, उसको उन्होंने गिरवी कर दिया। आप तो जानते हैं कि साल 2009 में जब श्रीलंका एक लंबे गृह युद्ध से निकला तो वहाँ की सरकार ने घरेलू बाजार में सामान उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया। श्रीलंका ने विदेशी बाजार में अपने यहाँ के उत्पादों को पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से श्रीलंका का इंपोर्ट का बिल बढ़ता चला गया और एक्सपोर्ट से आय कम होती रही। श्रीलंका अब हर साल निर्यात की तुलना में अधिक आयात, करीब $3 बिलियन का आयात करता है। इस वजह से ही आज वो विदेशी मुद्रा संकट, फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस से जूझ रहा है। ज़रूरत की चीज़ों के लिए परेशान लोगों का उबल रहा गुस्सा अब फट चुका है। हिंसा की आग तेज होने लगी है और आर्थिक संकट से चलते श्रीलंका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार में $7.6 बिलियन मौजूद थे। मार्च 2020 तक ये कम होकर $1.93 बिलियन हो गया। हाल ही में श्रीलंकाई सरकार की ओर से बताया गया कि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार $50 बिलियन ही बचा है। श्रीलंका में आए इस आर्थिक संकट का जिम्मेदार लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को बताया जा रहा है। आपको तो मालूम है कि ये पारिवारिक के हाथ में 70% की जनता श्रीलंका की परिवार के हाथ में थे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बच्चे। और वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ पे सिहाली हैं और तमिलियंस हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और अनेक माइनॉरिटीज़ हैं। लेकिन 75% वहाँ पे सिहालीज हैं और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिहाली से आते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राजपक्षे की 2019 में शुरू की गई बड़ी टैक्स कटौती के फैसले पर सवाल उठाए गए। जी हाँ, उन्होंने टैक्स को काफ़ी परसेंटेज नीचे किया, वो इसको कह कर के कि श्रीलंका के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे अपने टैक्सेस को कम किए। इस फैसले से एक साल में करीब $1.4 बिलियन से अधिक का राजस्व का नुकसान हुआ। जब टैक्स कम होंगे तो राजस्व भी कम आएगा। रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को डाउनग्रेड कर दिया और विदेशी बाजार तक उसकी पहुंच लगभग ख़त्म हो गई। अब ये आप देखिए, फिर उसके बाद कोरोना आ गया
तो करेला, और वो भी नीम पर चढ़ा। अब आप देखिए उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध। इसके अलावा जब 2021 की शुरुआत में श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी एक गंभीर समस्या बन गई, तो सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सीमित करने की कोशिश की। किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों, मतलब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जगह, जैसे हम लोग यूरिया इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी जगह उन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी। जैसे कंपोस्ट होता है, गोबर से बनता है। इससे फसल में बहुत वक्त लग जाता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फसल बहुत तेज़ी से पैदा होती है, तो वहाँ पे फसल में प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर डिक्लाइन। विदेशी मुद्रा आपने बचाई, पर फसल में आग लगा दी। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की पूर्ति करनी पड़ी। इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने पड़े, और इसका असर उसे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा। इस साल ही मार्च में आईएमएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि खाद्य पर प्रतिबंध ने श्रीलंका से होने वाले चाय और रबर की निर्यात को भी नुकसान पहुंचा। इससे हालात और बिगड़े। देखिए, 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज 2018 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद श्रीलंका में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। इसके बाद श्रीलंका की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। साल 2019 में कई धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए। आपको तो मालूम है कि ईस्टर में जिस प्रकार से वहाँ पे हमला हुआ था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पे टूरिस्टों का आना बंद हो गया, और उसके बाद ये महामारी कोविड आ गई। आज़ादी के 74 साल बाद सबसे गंभीर वित्तीय संगठन में जूझ रहा है श्रीलंका। अब भी 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। श्रीलंका ईंधन और दवाई जैसी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को आयात करने की स्थिति में नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन का स्टॉक ख़त्म होने की कगार पर है। बिजली का फ्यूल को बचाने के लिए स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। शनिवार को आपको मालूम है, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के बाद उस पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मौजूदा हालात देखकर एक दिन पहले ही आवाज़ छोड़कर के भाग गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्थिति बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है श्रीलंका के अंदर। परंतु हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा है कि हम अपने पड़ोसी का हाथ पूर्ण रूप से संभालेंगे, हम उनको सहायता देंगे। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह से वहाँ पर फाइनेंशियल डेफिसिट हुआ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपकी इनकम 25,000 रुपये है और आप 1,10,000 का आईफोन खरीदते हैं, तो आप एक बहुत सीरियस फाइनेंशियल डेफिसिट में आएंगे, आप डेट ट्रैप में आ जाएंगे, आप लेवरेजिंग हो जाएगी, और जब उसका पेमेंट करने का वक्त आएगा तो नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्थिति श्रीलंका के उधरी। उनका फिस्कल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर था। आप जानते हैं, जब डेट टू जीडीपी रेशियो 60% से ऊपर चला जाता है तो ये बहुत अलार्मिंग स्थिति में होता है, और श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो 110% पहुंचा। अब आप समझ सकते हैं कि 60% मतलब 50% खतरे की रेखा से भी ऊपर। तो किस प्रकार से फिस्कल मिसमैनेजमेंट श्रीलंका के अंदर हुआ, ये एक पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। ग्रीस के अंदर भी इसी प्रकार का आर्थिक संकट आया था। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत पुअर हो गया था। फिर आईएमएफ देखिए बेल आउट करता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप ऐसी कंट्रीज़ को बेल आउट करता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब भी आप आईएमएफ से फंडिंग लेते हैं तो उनके अपने टेक्नो कमर्शियल पैरामीटर्स होते हैं। वो कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह से करते हैं कि ताकि उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ को उनको फ़ायदा पहुँचे। इस प्रकार के बिड्स के पैरामीटर्स बनाए जाते हैं ताकि बाहर की विदेशी कंपनियों को वो ऑर्डर मुहैया हो, जो कि महंगे होते हैं और देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होते। परंतु भारत ने 1991 में उनकी लिबरलाइजेशन हुआ। उन्होंने इस बात को बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से देखा, और उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर अपनी निर्भरता कम करके खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स का पैरामीटर्स किया, और
उनको आगे बढ़ाया, तभी आज हिंदुस्तान जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। जी हाँ, हमारे देश के अंदर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब, और जैसे कि राजस्थान 39-40% के दायरे में है। तो ये भी हमें सोचने की बात है कि हम राज्यों को किस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रगति दें। और देखिए, कोई भी कहते हैं, एक सेइंग है कि देयर इज़ नो फ्री लंच और लाइफ इज़ अ ज़ीरो सम गेम। अगर आप कहीं पर खर्चा बढ़ाते हैं और आपकी आमदनी उतनी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके चारों तरफ खतरे की घंटी बजने वाली है और आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मॉडल पे खड़े हैं। तो श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई है। अभी इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, कब ये वहाँ पर इमरजेंसी कब तक चलेगी। और इसको आपने देखा, चाइना का 10% डेट है। चाइना का इरादा है कि श्रीलंका के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उनका पोर्ट है हम्बनतोता, उसको भी वो कैप्चर करने के मूड में हैं। और ये एक बड़ी वॉलेटाइल स्टेट है जहाँ पर चाइना इसका पूर्ण रूप से एडवांटेज उठा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की तारीफ़ करनी पड़ती है कि वो श्रीलंका के लिए कटिबद्ध हैं और उनको लाइन ऑफ क्रेडिट लगातार देते रहेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क है और प्रधानमंत्री मोदी जी हर प्रकार से अपने पड़ोसी मुल्क के लिए कटिबद्ध हैं और हर प्रकार से वहाँ की जनता को सहायता पहुँचाएंगे। लेकिन दोस्तों, लर्निंग पॉइंट्स ये हैं कि आप अपने आप को इवैल्यूएशन करिए और अपने देश की आर्थिक स्थिति देख करके ऐसे निर्णय लीजिए, ऐसे पॉलिसीज़ करिए जिससे देश के इकोनॉमी पर कोई ऐसा गलत प्रभाव ना पड़े जिससे दूरगामी परिणाम खतरनाक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।